आई वॉज रिजेक्टेड बाई माई फैमिली, जी आई वॉज रिजेक्टेड बाई माई सोसाइटी। जी सोसाइटी फैमिली इसलिए रिजेक्ट किया कि आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई वॉज लाइक ए चाइल्ड। जी तो जो मन में जो सही बात होती थी वो बोल दिया करता था। जी और जब आप बिल्कुल सच्चे होते हो, इनोसेंट होते हो, बच्चे की तरह होते हो, तो कोई वो सही बात सुनना नहीं चाहेगा। जी बिल्कुल। तो वो आपको, आपके माँ बाप, सोसाइटी सब आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर बोला, उन्होंने बोला, आगे मिस्टर चौधरी तुम्हें बड़ा सावधान हो गया। मैंने कहा आज तो कुछ बात बड़ी लगती है। जी फिर वो बोला, मिस्टर चौधरी डू यू नो मी? तो मैंने उनको बोला, इंडिया में कौन है जो आपको नहीं जाना क्योंकि। और फिर उसके बाद में इंडिया की मतलब सारी टॉप मैगजीन्स, फोर्ब्स ले लो, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, हमारे जितने भी जो आर्टिजन थे उनका माइंडसेट बदला। और जो ही माइंडसेट बदला, उनका बिहेवियर, उनको हैबिट बदली। और वो कस्टमर की जो नीड्स थी उसके लिए बहुत रिसेप्टिव हो गए। तो आपकी जो एजुकेशन है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ की जो आपकी डिग्री है, उसका सार बताओ कि आपने क्या सीखा है। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी स्पेशल है। वैसे तो हर पॉडकास्टर हर एपिसोड में यही कहता है, मैं भी कहता हूँ, पर आज का एपिसोड सही में स्पेशल है। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है इनकेत चौधरी। चौधरी सर फाउंडर हैं जयपुर रग्स के और मेरे कॉलेज टाइम की इंस्पिरेशन रहे। मैंने सबसे पहले चौधरी सर के बारे में पढ़ा था इन द बुक Opportunities at the Bottom of the Pyramid by C.K. Prahlad, somewhere around 2008-2009. And he left me inspired. Now, after 15 साल आज सर से मिलना हुआ, बहुत सारी बातें हुई। सर ने लगभग 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है। लास्ट ईयर का टर्नओवर 920 करोड़ था। पर वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो अपने इस प्रोजेक्ट, अपनी इस कंपनी के थ्रू उन्होंने एक सोशल इम्पैक्ट जो क्रिएट किया है। आज उनकी कंपनी से लगभग 50,000 रूरल आर्टिसंस को रोज़गार मिला हुआ है। और सिर्फ रोज़गार नहीं दिया है, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी है, डिग्निटी दी है। ये जो रूरल आर्टिसंस हैं लगभग 50,000, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन एंड ऑल ऑफ देम आर पुअर। आज उनको उनके घर में, उनके गांव में रोज़गार मिला हुआ है चौधरी सर की इनिशिएटिव की वजह से। इनका नेटवर्क लगभग 600 गाँव और 5 स्टेट्स में फैला हुआ है। दैट इज़ ऑन द सप्लाई साइड। ऑन द सेल साइड इनके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, 100+ कंट्रीज में बिक रहे हैं। एंड टू टॉप इट, उन्होंने इतना खूबसूरत ब्रांड नैरेटिव बनाया है जयपुर रग्स का। इसका आइडिया आपको उनकी एक टैगलाइन से लग जाएगा। दे से वी डोंट सेल कारपेट्स, वी सेल अ फैमिलीज ब्लेसिंग्स। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। दिस होल कॉन्वर्जेशन विद हिम लेफ्ट मी इंस्पायर्ड। बट वॉट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट अबाउट इनके चौधरी सर, वो उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी हम्बलनेस, उनकी ग्राउंडेडनेस। इतनी सक्सेस जो उन्होंने अचीव की है, ही स्टिल सो हम्बल, सो ग्राउंडेड, सो सिंपल। आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट दैट लाइक मी, ये जो कॉन्वर्जेशन है, इट विल लीव यू इंस्पायर्ड, बट इवन मोर देन दैट इट विल लीव यू टच्ड। ये जब पूरा कॉन्वर्जेशन खत्म हुआ तो जो थॉट्स थे मेरे दिमाग में, दोज वर, ओ मैन, व्हाट अ मैन। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर लिस्टिंग टू द कॉन्वर्जेशन आप भी कुछ ऐसा ही फील करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने अपना वक्त दिया। मैंने आपके बारे में सबसे पहले 2009 या 10 में पढ़ा था इन द बुक फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। C.K. प्रहलाद जी की बुक थी, काफ़ी फेमस हुई और उसमें काफ़ी केस स्टडीज़ थी अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने प्रॉफिटेबली सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बहुत लार्ज स्केल पे किया। और केस स्टडीज़ तो और भी थी, बट सिंस मैं जयपुर से हूँ, आप जयपुर से हैं, तो जयपुर रग्स का नाम आया तो हमेशा मेरी मेमोरी में बस गया, मतलब वो। और हमेशा से इच्छा थी कि कभी आपसे मिलना हो, और आज इसी बहाने आपसे मिलना हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, रफली 45-50 ईयर्स का आपका जो करियर रहा है और आपने ऑलमोस्ट 40,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके इस कारपेट का जो इनिशिएटिव है आपका, जो आपकी कंपनी है, इससे 600 गाँवों में आपका नेटवर्क है। राइट। तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए सर, हाउ एग्जैक्टली कैसे तो शुरू हुआ और मतलब कैसी रही जर्नी आपकी? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में अपनी कैरियर की शुरुआत
एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे, ब्रांडेड शूज की दुकान थी। और दुकान पे काम करते करते मुझे बैंक में कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी, एक सरकारी बैंक में। जी। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। ओके। और दुकान पे मैंने देखा ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, एक इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, जी। मेरा पैशन क्या है। क्योंकि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाहता था। जी। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूँ, जी। नेचर में समय गुजारना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त थोड़ी रिसर्च की मुझे कौन सा धंधा करना चाहिए। तो उस वक्त इंडियन कारपेट की विदेश में बहुत मांग थी। जी। तो मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल की। तो मुझे लगा कि ये धंधा मुझे बहुत सूट करेगा, क्योंकि लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अलग अलग गांव में जाने का मौका मिलेगा, और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। जी। तो ये ये आपका सोचकर- पैतृक बिजनेस नहीं था ये? नहीं, पैतृक बिजनेस। तो ये सोचकर फिर अपने पिता से 5,000 रुपये का लोन लिया, 2 लूमें खरीदी, और 9 वीवर के साथ अपने घर पे ही लूमें लगा के इस धंधे की शुरुआत की मैंने। ओके। और वो 9 वीवर आज 40-50 हज़ार वीवर्स हो चुके हैं। हाँ जी। ओके। और आपका मैंने देखा लगभग कुछ 1,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर रहा लास्ट ईयर का, मैं चेक कर रहा था इंटरनेट पे। और ऑलमोस्ट 90 देशों में आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी। बेहतरीन। मतलब वो सबसे बेहतरीन पार्ट ये है, वो 40,000 जिंदगियाँ, मतलब और 40,000 व्यूवर्स हैं, तो आई एम श्योर कि परिवार के अगर आप 4 सदस्य भी लगाओ तो लगभग 2 लाख जिंदगियाँ राइट। तो आपने जो उससे परिवर्तन लेके आए आप। तो मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को समझना चाहूँगा। असेंशियली एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बट एक होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने की है। और भी कई बड़े एग्जाम्पल रहे हैं, चाहे बिंदेश्वर पाठक जी हो, सुलभ के, या एक मेरे मित्र भी हैं राजीव खेर, वो हाइजीन और क्लीनलीनेस में चलाते हैं, उनका भी है S3 करके पुणे में। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से अलग कैसे है? मतलब एज अ फाउंडर आपकी मेंटेलिटी में, आपके सोच में, आपके विचारों में क्या अलग होना ज़रूरी है अगर आप सामाजिक क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो आई वाज इन लव विद द व्यूअर्स, इन लव विद द व्यूइंग। ओके। और पिछले 10-15 साल से ये सब पहली बार मैंने सुना, जी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। और पूरे दुनिया के जो रिसर्चर ने बोला कि जयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल जी। ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। जी। तो हमने भी सोचना शुरू किया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। जी। तो देखिए, जब आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब है सर्विंग द अंडर सर्व कस्टमर। जी बिल्कुल। आप कस्टमर को सही माल देंगे, टाइम से माल देंगे, क्वालिटी देंगे, जी। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मतलब तो कस्टमर की जो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जी। उनकी कैपेबिलिटी हर वक्त डेवलप होनी बहुत जरूरी है। जी। और जो कस्टमर की नीड्स बदलती रहती है, उस तरह वो भी अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करते रहे। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, जी। उन लोगों को एक इंसानियत के साथ डील करना, जी। उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करना, उनकी लीडरशिप को डेवलप करना, जी। और उन्हीं में डिसीजन में मेकिंग में उनको भागीदारी देना, जी। ये रियल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। जी। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तभी आ सकती है जब आप लव से ड्रिवन है, तब आप एम्पैथी से ड्रिवन है, तब आप कंपैशन से ड्रिवन है। जी। क्योंकि फिर आप अपने बीच में, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करते। हाँ। जी। उनकी कैपेबिलिटी आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी बन जाती है। जी। और दूसरा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मैं इस तरह भी डिफाइन करना चाहूँगा कि देखिए, आज दुनिया में जितने भी जो बिजनेस मॉडल है, वो या तो उसमें आदमी डिपेंडेंट है या कोई इंडिपेंडेंट है। जी। जबकि नेचर में इंटरडिपेंडेंस होता है। जी। तो पहले अपने समाज में जो व्यवस्थाएं थी, 4 वर्ण होते थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, जी। हायरार्की सिस्टम नहीं था उसमें। वो एक वर्ण दूसरे पे डिपेंड करता था।
तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं हो, जी वो इंटरडिपेंडेंस पे पूरा मॉडल होना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सही कहा कि मतलब हृदय से ड्रिवन होना ज़रूरी है, कंपैशन से। हाँ जी, और शायद आज के बिजनेसेस में अगर आप जनरली जो बिजनेस देखो तो वही चीज़ है जो मिसिंग है। राइट, मतलब आप प्योर प्ले प्रॉफिट से ड्रिवन हो, बिल्कुल, हार्ट से ड्रिवन नहीं हो, आप ब्रेन से ड्रिवन हो, इन द सेंस आप कह सकते हो। और वही शायद वो फ़र्क पैदा करता है। राइट, तो अभी जो लेगेसी है आपकी, और बहुत बड़ी लेगेसी है आपकी, अभी आपके बच्चे संभाल रहे हैं, कल को पोते संभालेंगे, जनरेशन संभालेंगे, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं वक्त के साथ वो जो लेगेसी आपने क्रिएट की है वो एक तरह से हो ना, वो खो ना जाए, इन द सेंस कि वो हृदय से या हार्ट से ड्रिवन ना हो के ब्रेन से ड्रिवन ना बन जाए। तो अभी आपने अपनी आने वाली पीढ़ियों को, एटलीस्ट जो अभी मौजूदा पीढ़ी है, उनको किस तरीके से ट्रेन किया है ताकि आप, आई एम श्योर कि ये विचार आपके दिमाग में आया होगा कि जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, जब ये बच्चों के कंट्रोल में जाएगा तो कल को ये हार्ट से ड्रिवन ना होकर ब्रेन से ड्रिवन हो गए तो आई एम श्योर कि आपने उनको कुछ तो सिखाया होगा। तो क्या गुरु मंत्र है वो? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी कि हम बहुत लकी रहे जी कि आज के 12 साल पहले बेन एंड कंपनी, जो वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी में नंबर 1 ग्लोबल कंपनी है, बेन कंपनी है। हाँ, बेन BAI, आई नो बेन, जी बेन। तो उनके 300 लोग इंडिया आए थे जी वो देखने के लिए कि दुनिया में किस तरह का बदलाव आ रहे हैं। जी तो उनमें जो उनके जो सबसे सीनियर 10 लोग थे, उन्होंने मेरे को बोला कि 10 लोग पूरा दिन आप इनके साथ रहिए और आप जो कर रहे हैं वो उनको विलेज में ले जाके दिखाइए। जी तो मैं उनको विलेज में लेके गया, उन 10 लोगों को, और देखा तो वो दे आर द वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, जी इस लेवल के लोग थे। तो वो सब गांव में देख के इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने बोला कि जयपुर इज द ओनली कंपनी हमारी पूरी जिंदगी में विच हैव गॉट सो मच थाउजेंड ऑफ रियल ऑथेंटिक स्टोरी, या नॉट ए सिंगल कंपनी है। सही बात। जी फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो कोर है, जी जिस कोर पे आपने इस बिजनेस को बनाया, जिस वैल्यूज पे आपने इस बिजनेस को बनाया, जिस विजन और पर्पस के साथ जिस बिजनेस को बनाया, वो आपने कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करने में। जी तो फिर उन्होंने हमारा हुबियार स्टेटमेंट बनाया, हाँ जो आज दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट हुबियार स्टेटमेंट में उसका नंबर आता है। जी और फिर उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। जी, आपके सारे बच्चों को? हाँ जी, नई पीढ़ी। हाँ हाँ, जी मेरे 5 बच्चे, 500 बच्चों को इकट्ठा किया, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। जी और फिर सबसे पहले मेरी कोचिंग कि ये आपकी कोर है जी और आपको अपनी कोर के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। जी। यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर इनटू योर जी। कोर। और फिर बच्चों को समझाया कि आपके पापा की जो कोर है, जिस विजन पर्पस के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था, जी, उस कोर को कायम रखते हुए कैसे आप ग्रो कर बिजनेस चलाएंगे। और उन्होंने बताया द डीपर यू गो इनटू योर कोर, या यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी। एग्जैक्टली। जी तो उन्होंने मेरी भी कोचिंग की जी कि वो कोर आगे तक भविष्य में कैसे चले, बच्चों की कोचिंग की। जी फिर सब बच्चों को भी समझ में आया और अभी हम उन्हीं लोगों को हायर करते हैं। जी दे आर हाईली कनेक्टेड विथ अवर कोर, विथ अवर जी। विजन। दे बिलीव व्हाट वी बिलीव। जी, वो ज़रूरी है। मतलब आपके जिस तरह का आपका कारोबार है उसमें बहुत ज़रूरी है उस सोल से कनेक्टेड रहना। राइट। जी, आपने एक बात की थी ऑथेंटिसिटी की। हाँ हाँ, और मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी ज़रूरी है, पर किसी को कैसे पहचाने कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है? मतलब आई एम श्योर कि आपने 50 साल में इतने हज़ारों आदमी देखे हैं कि आप कुछ तो आपने फॉर्मूला बना लिया होगा उसका, तो कैसे? नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। जी क्योंकि देखिए आज मेरे को ये बिजनेस करते हुए 46 ईयर्स हो गए जी और शायद मेरे जीवन के जो 40-42 साल ऐसे गए जी जब ये जो ऑथेंटिसिटी, इनोसेंसी, प्योरिटी, स्पॉन्टेनिटी ये मेरे अंदर तो थी, लेकिन मेरे में ये समझ नहीं थी कि मैं जिस आदमी को ले रहा हूँ उस आदमी में कैसे इसको पहचानूं। जी फिर पिछले 4-5 साल में मैंने अपने आप पे काम किया जी और अपने आप को और ज़्यादा जानने की कोशिश की। बहुत हाई लेवल की कोचिंग्स ली मैंने जी
कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो डिजोल्व कैसे हो। जी और जब मेरा जो बिलीफ सिस्टम डिजोल्व हुआ तो मुझे समझ आई कि मैं क्या हूँ और मुझे किस तरह के लोग रखने हैं। और फिर धीरे धीरे पिछले 1.5 साल में इतना एक्सपीरियंस आ गया कि ये तो जब कोई सीवी आता है तो उसी से पता चल जाता है। फिर जब उसका इंटरव्यू लेते हैं, जब उसे बातचीत करते हैं तो उससे उस आदमी को हम पहचान पाते हैं कि ऑथेंटिक कितना है। फिर अब एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया कि समझ लो हमने कोई 100 हायरिंग की, उसमें 5-10 लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने गलत बोल के समझिए पता नहीं चलने दिया। जी तो वो उस इकोसिस्टम में ना हमें 1-2 महीने में उनका पता चल जाता है। जी। और फिर वो टाइम के साथ वो चर्न आउट हो जाते हैं अपने आप। हाँ बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट नहीं बैठते वो निकल जाते हैं चर्न। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी एक ऐसा इकोसिस्टम हो गया, वो खुद ही मतलब जी ना बोल देंगे। जी। सीके प्रहलाद जी की जो बुक है फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसकी वजह से मेरा परिचय हुआ आपसे, इन द सेंस कि मैं परिचय तो क्या हुआ, मैं जान पाया आपके बारे में, परिचय तो आपसे अब हुआ है, पर उसने क्या इम्पैक्ट डाला मतलब आपके जीवन पे। और मतलब प्रसिद्धि तो मिली उससे विदाउट अ डाउट, बिकॉज वो बहुत ही मतलब ग्लोबली रिनोड पॉपुलर बुक है, तो ऑफकोर्स प्रसिद्धि तो मिली। तो बिजनेस पे और आपकी लाइफ पे कैसे चेंजेस आए? बिकॉज बिजनेस तो आप उससे पहले भी कर ही रहे थे और काफ़ी अच्छा कामयाब कर रहे थे, तो बट फेम उसके बाद आया शायद, या उससे पहले आया? मुझे बताइए ना। उसके बाद ही आया। उसके बाद आया। तो लाइफ कैसे चेंज हुई और बिजनेस कैसे चेंज हुआ उसके बाद? नहीं, उसके बाद बिजनेस भी चेंज हुआ, लाइफ चेंज हुई और सोच भी नहीं आई। तो जब सीके प्रहलाद का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोला आई एम सीके प्रहलाद, तो मुझे मालूम था ये तो नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु है। इतने बड़े आदमी मेरे को फोन कर रहे हैं, शायद रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। मैं बोलूँगा NK चौधरी, तो वो फोन काट देंगे। फिर उन्होंने बोला आगे मिस्टर चौधरी, मैं बड़ा सावधान हो गया। मैंने कहा आज तो कुछ बात बड़ी लगती है जी। फिर वो बोला मिस्टर चौधरी डू यू नो मी? तो मैंने उनको बोला इंडिया में कौन है जो आपको नहीं जाना, क्योंकि आप तो इंडिया की गरीबी दूर करने का फायदा आप ही दे रहे हैं। फिर बोला मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने बोला सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल। ऐसी सिंपल चीज़ों को कौन आदमी पढ़ेगा? फिर उन्होंने बोला कि योर ग्लोबल सप्लाई चेन is connecting the poorest of the poorest Exactly. with the richest of the richest. True. By enhancing capability at the grassroots. तो अभी तो मालूम भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब कर वही रहे थे, पर आपने कभी उसको उस तरीके से शब्दों में नहीं पिरोया। नहीं, अभी तो उसका कुछ भी नहीं मालूम था। हम तो अपने आप को एकदम बहुत ही साधारण, एकदम अति साधारण आदमी और कंपनी के रूप में मान के चलते। वो आपकी हम्बलनेस और आपका बड़प्पन है, फिर आप कर तो वही रहे थे। जी जी। फिर जब उन्होंने मतलब केस स्टडी की तो हमें भी पता चला कि हु वी आर एंड व्हाट वी डिड राइट। और ग्लोबल लेवल पे हमने जो मतलब जयपुर के बिजनेस मॉडल से हुआ है वो कहाँ स्टैंड करता है जी। तो हमें हमारी जो सेल्फ स्टीम जो पहले नहीं थी, हमारी सेल्फ स्टीम वापस आएगी जी। और फिर उसके बाद में इंडिया की मतलब सारी टॉप मैगजीन्स, फोर्ब्स ले लो, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, काफ़ी मैगजीन्स तो मेरे मतलब कवर पेज पे आर्टिकल किए थे जी। तो सारी मैगजीन्स आर्टिकल लिखे। अभी तक 100 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके मेरे को। फिर हार्वर्ड ने मेरे को टॉक के लिए बुलाया जी। सीके प्रहलाद ने यूनिवर्सिटी मिशिगन टॉक के लिए बुलाया जी। और एक पूरे दुनिया में ना एक ये बिजनेस मॉडल फेमस हुआ कि इंसानियत के साथ भी बिजनेस किया जा सकता है जी। और कितने लोगों की लाइफ बदली जा सकती है जी। वही मैं भी सोच रहा था कि आपका जो सप्लाई साइड है वो, जैसा कि सीके प्रहलाद जी ने कहा कि पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, अनटचेबल्स भी हैं, इवन कास्ट वाइज देखा जाए तो सोसाइटी से भी मतलब उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता। और जो क्लाइंट्स हैं वो मोस्ट लाइकली यूरोप में, अमेरिका में, और बिल्कुल हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल टॉप एंड के। वहाँ पे भी जो अमीर हैं उनके प्रोडक्ट हैं वो, समझ रहे ना, उस कम्युनिटी में भी जो रिच है उनके प्रोडक्ट है वो कनेक्ट कर पाना। और फिर उस पर भी आपने जो ब्यूटी बनाई, जो ब्रांड स्टोरी बनाई, आपके इनिशिएटिव्स हैं, जो व्यूवर्स पोस्ट कार्ड लिखते हैं वो क्लाइंट्स के पास जाते हैं, क्लाइंट्स पोस्ट कार्ड लिखते हैं वो व्यूवर्स के पास आते हैं, वो उसकी जो सुंदरता है, उस इनिशिएटिव के बारे में बताइए आप। बहुत देखिए, जब मैंने इसको 45-46 साल पहले शुरू किया था तो एक ही था विजन कि मेरे जो आर्टिजन हैं, ग्रास रूट पे काम करने वाले हैं जी,
उनके क्रिएटिव कैपेबिलिटी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना। जी क्योंकि उस वक्त मेरे पास विजन था कि इस मैं जो कारपेट का धंधा करने जा रहा हूँ उसके दो किनारे हैं। एक पे तो है काम करने वाले आर्टिजन ग्रास रूट पे, और एक मेरा एंड कंज्यूमर जो उस माल को खरीदेगा। तो जो काम करने वाले आर्टिजन है उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटी को डायरेक्ट मुझे एंड कंज्यूमर से जोड़ना है। लेकिन तब तो इंटरनेट भी नहीं था, लैंडलाइन भी, मतलब 5 साल तो लैंडलाइन के लिए नंबर लगाने वेट करना पड़ता था। लैंडलाइन भी नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बाद जब ये इंटरनेट आया, इतनी टेक्नोलॉजी आई, तो ये बड़ा संभव हो गया। और हमारा जो विजन था एंड कंज्यूमर को आर्टिजन से जोड़ डालना, जी उसको हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से कर पाए, और उससे आर्टिजन को बहुत भारी इनकम बढ़ी, उसकी कमाई बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी उनकी डिग्निटी बढ़ी। क्योंकि पहले जब इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री ने उनको एक आर्टिजन को लेबर बना दिया। जी जी फिर हम लोग जब आए तो उनको आर्टिजन से, लेबर से वापस आर्टिजन बनाया। और जब बेटे बिजनेस में आई तो वो बोले कि पापा मैं आपसे एक स्टेप आगे जाऊंगी, आई विल कन्वर्ट योर आर्टिजन इनटू द आर्टिस्ट। जी तो इससे उनकी एक डिग्निटी बढ़ी पूरे दुनिया में। तो दे वर स्टार्टेड फीलिंग प्राउड एब्सोल्युटली कि हम मजदूरी नहीं करते हैं, कलाकार, हम कलाकार हैं, और कोई कला का काम कर रहे हैं हम। जी। और सर आपका पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एसेंशियली 600 गाँव में आपकी रीच है, 600 गाँव में वहाँ पे कारपेट बन रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल में इशू नहीं आता, मतलब, या कुछ ऐसा क्या आपने, आई एम श्योर कि कुछ प्रोसेस बनाए होंगे, कुछ तो किया होगा जिससे कि वो क्वालिटी कंट्रोल आप मेंटेन कर पा रहे हो। योर कारपेट्स आपकी दुनिया के अमंगस्ट द बेस्ट कारपेट्स हैं, तो वो भी इतनी रिमोट लोकेशंस में, बिकॉज क्वालिटी एक पर्टिकुलर एक फैक्ट्री में मेंटेन कर पाना अपने आप में चैलेंज है, और वो 600 गाँव में अलग अलग लोकेशंस पे रिमोटली मैनेज कर पाना वो अलग लेवल का चैलेंज है। तो और अगर वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो आर्टिसंस हैं वो ट्रेडिशनल सेंस में एजुकेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल। जो समाज में जो ट्रेडिशनल सेंस है कि ये MBA डिग्री, ये वो 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट, ये वो नहीं है, वो समझ रहे हो ना। उसके बावजूद वो डिलीवर कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के अंदर 6 सिग्मा के प्रोसेस लगा के डिलीवर नहीं कर पा रही। तो ऐसा क्या मैजिक फार्मूला है वो? देखिए, हमारे सप्लाई चेन के 3 क्राइटेरिया है जी। 100% ऑन टाइम डिलीवरी, जी। 0 डिफेक्ट और 0 वेस्टेज। 0 डिफेक्ट 0 वेस्टेज। जी। ये 3 क्राइटेरिया है जिस पे तो हमने हमारे जितने भी जो काम करने वाले आर्टिजन थे, हमने क्या 2004 में मैंने जयपुर एक फाउंडेशन बनाया। जी। फाउंडेशन बनाने के पीछे एक ही कारण था कि इनके जीवन में बदलाव कैसे लाऊं, इनकी जिंदगी को कैसे मैं टच करूं, जी। और पूरे बिजनेस को एक फैमिली में रूप में कैसे कन्वर्ट करूं मैं। तो लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके माइंडसेट पे काम करना। जी। तो फाउंडेशन ने बड़ी अच्छी प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे जितने भी जो आर्टिजन थे उनका माइंडसेट बदला, और जो ही माइंडसेट बदला उनका बिहेवियर, उनको हैबिट बदली, और वो कस्टमर की जो नीड्स थी उसके लिए बहुत रिसेप्टिव हो गए। ये मुझे लगता है बिकॉज वो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ पाए, हाँ, उसका भी फर्क पड़ा होगा ना। अगर वो उनका डायरेक्ट वो कस्टमर से जुड़ ही नहीं पाए तो प्रोबेबली वो इन्फॉर्मेशन की एग्जैक्टली नीड क्या है वो उन तक सही से पहुंच ही नहीं पाएगी। नहीं, उनका माइंडसेट चेंज करने का मतलब ये था कि वो कस्टमर की जो नीड्स है, जी। और केवल कस्टमर की नीड नहीं है, और कंटिन्यूस वो चेंज हो रही है, चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर, मार्केट डिमांड चेंज होती है, उसके लिए वो रिसेप्टिव हो जाए। तो ये इनिशिएटिव बड़ा सक्सेस गया। जी। और उन्होंने, मतलब हमारे व्यूवर्स ने जिम्मेदारी संभाली, और अब तो मुझसे और भी आगे जा रहे हैं। अभी एक नया मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं, जी। जिसको सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके। कि हमारे जो हम ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की बहुत कम करने जा रहे हैं। जी। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं, और ये जो हमारे व्यूवर्स हैं ये ही अपने डिसीजंस करेंगे। ओके। अभी हम उनको ये सिखा रहे हैं, मतलब एसेंशियली अब उनको मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। और मैनेजमेंट, हाँ, तो उनकी इनकम बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, बिकॉज अगर आप उनको वैल्यू चेन में थोड़ा और ऊपर लेके आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स उनकी इनकम भी बढ़ेगी। और बिल्कुल जिस तरह के रिजल्ट उन्होंने अभी तक डिलीवर किए हैं, आई एम श्योर कि वो भी कर सकते हैं, काबिलियत की कमी नहीं है। जो बेसिक गाइडेंस है वो आपको ऑफ कोर्स उनको प्रोवाइड करेंगे ही। नहीं, अभी तो उनकी इनकम और डिग्निटी पे तो अभी बहुत काम करना बाकी है हमें। ओके। तो
इनकम और डिग्निटी पे। हाँ जी, हाँ जी। डिग्निटी इशू अभी भी ऐसे अछूत वगैरह तो अब तो नहीं है ना कम्युनिटी में, अभी भी हैं वो इश्यूज? नहीं, वो तो थोड़े हैं अभी, जी, पहले से बहुत कम हो गए। और वैसे तो अछूत वगैरह गांव के अंदर भी जो दूसरी जातियां हैं, जी, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको वो अभी भी अछूत मान के चलती है। लेकिन डिग्निटी का मेरा मतलब ये कि उनका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा डिग्निटी का, जी, कि हमने 2008 में एक इनिशिएटिव शुरू की, उसका नाम दिया हमने मन चाहा। जी, जी, तो मन चाहे की शुरुआत कैसी हुई कि जब मेरी बेटी कविता जो अमेरिका में पढ़ी है, जी, जो मेरे साथ गांव में जाती थी तो बोलती थी पापा इसमें तो कुछ महिलाएं मेरे से भी ज़्यादा क्रिएटिव है। मैं बोलता तुम्हारे से ज़्यादा क्रिएटिव कैसे हो सकती है, तुम्हें तो अमेरिका पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया मैंने, और ये तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई पढ़ने के लिए है। फिर भी उसने कुछ महिलाओं को चुना और चुन के उनको फ्रीडम दी कि आप अपने खुद के डिज़ाइन के कारपेट बनाइए। जी, काफ़ी अवार्ड मिले आपको, और उनको अभी तक 21 अवार्ड मिल चुके हैं, और मोस्टली ग्लोबल अवार्ड्स अवार्ड्स। उन डिजाइन्स को। तो 2016 में बिमला देवी, जी, जो कभी अपने घर के बाहर नहीं गई, जी, कभी प्राइमरी स्कूल नहीं गई, उसने जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता, जी, और वो जर्मनी बेटे के साथ अवार्ड लेने के लिए गई। तो मेरा डिग्निटी से ये मतलब है कि पूरे दुनिया में जी, बिल्कुल। उनकी एक कलाकार के रूप में जी, पहचान हो गई। और उसके साथ जो कॉन्फिडेंस आता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, वो अतुल्य है ना, मतलब वो और किसी तरीके से आ नहीं सकता। अब तो ऐसा कुछ दिन नहीं होता है कि विदेश के कोई लोग है ना जी, हमारे व्यूवर से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। जी, आज तो महिलाएं उनसे अंग्रेजी में बात भी करती है, अंग्रेजी के शब्द बोलती है, उनसे हाथ मिलाती है, कुर्सी भी उनके सामने बैठती है, और वो घूंघट बिल्कुल नहीं निकालती, और एकदम आपस में बातें करती है कि आपके कितने बच्चे हैं, मेरे इतने बच्चे हैं। एसेंशियली लाइक टू इक्वल्स टॉकिंग टू ईच अदर ना, दो बराबर इंसान आपस में बात कर रहे हैं, और वो बहुत सेटिस्फाइंग होता होगा ना, मतलब जब आप देखते होगे तो आपको अंदर से मतलब खुशी तो होती होगी बहुत ज़्यादा। हाँ, एक इतना बड़ा परिवार, मतलब जो एक तो खून के रिश्ते का परिवार होता है जी, और ये जो बियॉन्ड खून के रिश्ते का परिवार जो बना, और दुनिया में उसको इतनी डिग्निटी मिली, इतनी प्रसिद्धि मिली, तो मैं तो मतलब अंदर से गदगद हो जाता हूँ। शुरू किया होगा तो सोचा तो नहीं होगा, या सोचा था कि कभी ऐसा कोई विजन था, या बस चलते गए, प्रभु की इच्छा थी और काम करते गए, होता गया, या कभी दिमाग आया था विचार कि ऐसा कुछ बनाएंगे? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं था कि दुनिया में एक दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा जी, लेकिन ये मन में जरूर था कि मैं वही करूँगा जो मेरा पैशन है, जो मुझे अच्छा लगता है जी, वही मैं करूँगा। बाहर से आदमी चाहे इतना विरोध करो, जी, मुझे वो नहीं देखना है। जी, तो वो जो मेरा जो लव था व्यूवर के प्रति, व्यूइंग के प्रति, आज उसको एक ग्लोबल पहचान मिली है। बिल्कुल। आपने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे काफ़ी लोग, स्पेशली जब आप शायद यंग रहे होंगे, पसंद नहीं करते थे, बिकॉज आप काफ़ी मतलब जो भी मन में होता था साफ कह देते थे, और वो समहाउ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, या उसके लिए आपको, तो आई एम श्योर कि अब तो इतनी कामयाबी और इतनी प्रसिद्धि के बाद लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते होंगे। बट वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, मतलब समहाउ लोग मुझे भी पसंद नहीं करते, बिकॉज जो भी मेरे दिल में आता है कह देता हूँ, और मैं मतलब अभी प्रसिद्ध भी नहीं हूँ आपकी तरह, कामयाब भी नहीं हूँ आपकी तरह, तो मेरे लिए और बड़ा चैलेंज है। तो उसको कैसे डील करते थे आप, कि जब उस वक्त, मतलब आज तो आई एम श्योर कि कामयाबी के बाद तो वो इशू नहीं होगा, पर उस वक्त में कैसे? ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जयपुर कैसे बना। जी, तो मैं बताता हूँ कि मतलब आई वॉज रिजेक्टेड बाई माई फैमिली, जी, आई वॉज रिजेक्टेड बाई माई सोसाइटी। जी, सोसाइटी फैमिली इसलिए रिजेक्ट किया कि आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई वॉज लाइक ए चाइल्ड। जी, तो जो मन में जो सही बात होती थी वो बोल दिया करता था, जी, और जब आप बिल्कुल सच्चे होते हो, इनोसेंट होते हो, बच्चे की तरह होते हो, तो कोई वो सही बात सुनना नहीं चाहेगा। जी, बिल्कुल, तो वो आपको, आपके माँ बाप, सोसाइटी सब आपको रिजेक्ट कर देगी। तो आई वॉज सर्चिंग द लव, और जब मैंने ये काम को शुरू किया तो मुझे समझ आया कि मैं जिस सोसाइटी के साथ काम की शुरुआत कर रहा हूँ वो भी रिजेक्टेड है, वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। तो एक रिजेक्टेड बॉय और एक रिजेक्टेड सोसाइटी आपस में मिलकर एक दिन जयपुर बन गया। बहुत बहुत बढ़िया। जी सर, ये आजकल के ज़माने में भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और ये इम्पैक्ट बिजनेसेस की काफ़ी बात होती है, जहाँ पे फाउंडर्स का मार्केटिंग पिच ही ये है कि हम सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। राइट।
जबकि आप सोशल इम्पैक्ट की फील्ड में एक तरीके से आप कह सकते हो कि लेजेंड हो, तो आप किस तरीके से देखते हैं उसको? मतलब वो मार्केटिंग गिमिक है या जेन्युइन है, या दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब मैंने मतलब शुरू किया था जी तो हमें तो मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या इम्पैक्ट ये शब्द भी सोने दिन नहीं थे। जी मुझे तो एक बार एक राज सिसोदिया ने एक किताब लिखी जी कि 2019 में द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जी हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी, हील द कस्टमर, जी कि बिजनेस के माध्यम से लोगों की जिंदगी को कैसे बदले। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली, जी और तो उसमें जो पहली केस स्टडी उनकी किताब में वो जयपुर की है। जी तो ये जो इम्पैक्ट के लिए जो आज जो इतने जो एक फैशन चला है जी कि बिजनेस के माध्यम से आप इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए, तो मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता कि आप केवल इम्पैक्ट के लिए बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके बिजनेस तो आपकी एक स्वाभाविक क्रिया होनी चाहिए, कि आपका एक पेशन होना चाहिए, कि आप जब उस पेशन से काम करते हैं, अपने लोगों को सही ढंग से डील करते हैं, सही पैसा देते हैं, सही ढंग से उनको ट्रीट करते हैं, उनको सही ढंग से डेवलप करते हैं, जी जी तो वो जो उनका इम्पैक्ट आता है जी वो रियल इम्पैक्ट है। दैट शुड बी ड्रिवन बाय लव एंड कंपैशन। ओके और केवल इम्पैक्ट क्राइटेरिया के साथ बिजनेस करना, जी तो मुझे अभी भी ये समझ में आता है कि कैसे वो हो सकता है। वो तो एक तरह से जैसे ज़्यादातर जो CSR की कॉन्फ्रेंसेस होती है जहाँ मैं जाता हूँ, जी तो लोग ये बोलने के लिए मेरे को बुलाते हैं कि आज ये जो CSR का एक फैशन जो बना है, जी ये इट इज़ लाइक द लिपस्टिक एंड पाउडर। ओके, ऊपर से कोटिंग कर रखी है। ऊपर से कोटिंग है लोगों को दिखाने के लिए। जी और लिपस्टिक पाउडर कौन लगाएगा? जितना कुरूप आदमी होगा उतना ज़्यादा लगाएगा। उतना ही ज्यादा वो लिपस्टिक पाउडर लगाएगा। सही बात है जी। तो ये एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है ये। इनहेरेंट नेचर आपका अच्छा होना ज़रूरी है उसके हाँ। लिए, आप अपने लोगों को बेटर ट्रीट करो, डिग्निटी से ट्रीट करो, है ना, टाइमली पेमेंट दो, अपॉर्चुनिटी दो, वो आपका इनहेरेंट नेचर होना चाहिए। मतलब वो आपको उसको अपना मार्केटिंग पिच बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब आपका जो पैशन है वो अगर कंपेशन में कन्वर्ट हो गया जी तो उसका इतना यूनिक इम्पैक्ट आएगा कि दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी। जी और जब आप एम्बिशियस होके कोई बिजनेस करते हो जी तो उसमें आप लोगों को दिखाओगे कि मैंने ये किया, मैंने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया, जी और वो सारा नकली हो जाएगा। ओके। अभी जब बाहर बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि गंगा जब बहती है तो वो इसलिए नहीं बहती है कि इससे हज़ारों लोग पानी पिएंगे, या इससे इतनी हज़ार हेक्टेयर में खेती होगी, या इकोनॉमी ड्राइव होगी, या सृष्टि का पे जीवन रहेगा। वो बहती है बिकॉज बहना उसका नेचर है, स्वभाव है उसका स्वभाव है। वो बहुत सही लगा मुझे। और असेंशली वही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपको एक अच्छा बिजनेस, एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करना है, बिकॉज आपका नेचर वही है, आप वही हो एज ए ह्यूमन बीइंग, ना कि आप सोच के करो कि मैं ऐसा करूंगा तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बिकॉज उसमें फिर वो फेकनेस आ गई। नहीं, मैं इसका एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। जी जैसे आपने जो मतलब गंगोत्री वाला एग्जांपल दिया जी कि जैसे फूल है, जी वो इतना सुंदर खिला हुआ है, उसमें फूल के अंदर सुगंध भी है, जी उसके अंदर कलर भी है, कितनी सुंदरता है। जी किसी ने आके उस फूल को पूछा कि तो इतनी ये माथापच्ची क्यों करता है, सुगंध देता है, खिलता है, इतना सुंदर लगता है लोगों को, तो तेरे को क्या फायदा होता है? तो फूल बोले ये खिलना और सुंदरता, सुगंध, ये तो मेरा स्वभाव है। स्वभाव है इस स्वभाव में मैं नहीं जीऊंगा तो मैं फूल रह ही नहीं जाऊंगा। जी। तो इम्पैक्ट है ना, दैट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। हाँ जी। सर, इस पूरी जर्नी का मतलब ऑफ कोर्स आई एम श्योर की पूरी जर्नी ही बहुत सेटिस्फाइंग है, और मतलब बिकॉज जो आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कोई ऐसा मोमेंट जो वो अंदर से जिसने आपको एकदम भाव विभोर कर दिया होगी ना, कि यार ये मेरी वजह से ये हुआ, और मतलब अंदर से जिसने आपको टच किया हो ना, बिल्कुल इमोशनल मोमेंट या हाई मोमेंट जिसको कहते हैं, कि आप ना जिसने आपको मूव किया हो, कुछ ऐसी उपलब्धि या किसी इंसान के जीवन में ऐसा कोई इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि यार जीना सार्थक हो गया मतलब ना, तो ऐसा कोई उदाहरण, कोई कहानी किसी के जीवन में कुछ आया हो? जैसे मैंने बताया कि जी हमारे एक आर्टिजन है बिमला देवी, जी जब उसको
जर्मन डिजाइन काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है वो। अवार्ड मिला, जी और जब वो जर्मनी अवार्ड लेने के लिए गई, और जब बेटी ने मेरे को वीडियो दिखाया जी तो मैं इतना भाव विभोर हो गया कि शायद मुझे यही तो चाहिए था जो सब कुछ मिल गया। कुछ मिल गया। जी बहुत बढ़िया। आपके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, मतलब 90-100 देश हो गए तो पूरी दुनिया ही हो गई प्रैक्टिकली। इंडिया में अभी भी आपने अभी थोड़ा शुरू किया है, पर कंपैरेटिवली कम शेयर है आपका, मतलब आप इंडिया में कम बेचते हैं प्रोडक्ट। और मुझे भी वैसा पर्सनली लगता है कि जो रूरल प्रोडक्ट्स है और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं, जो एक्सपीरियंस है, समहाउ इंडियन मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम है। मतलब दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, पर जो इंडिया के जो वेल टू डू लोग हैं, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, वो यूरोपियन प्रोडक्ट खरीद लेंगे, बट उनको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों आप लगता है आपको? मतलब सोसाइटल चैलेंज है या मतलब कि वैचारिक चैलेंज है कि बिकॉज उनके दिमाग में एक अलग छवि है कि वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स को बेटर मानते हैं, या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में उनकी नीड मीट नहीं करते? इसको किस नज़र से देखते हैं? लेकिन देखिए, जब हमने 8-10 साल पहले जब हमने डायरेक्ट B2C का बिजनेस शुरू किया, जी तो सबसे पहले हमने दिल्ली में रिटेल स्टोर खोला, फिर बॉम्बे, बंगलोर, तो काफ़ी जगह हमने रिटेल स्टोर खोले। अभी हमने दुबई में भी खोला है, लंदन में खोलने जा रहे हैं। जी तो हमारे मन में भी यही था जी कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इंडिया में लोग इसको खरीदेंगे नहीं, इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। लेकिन हमने देखा है कि ये जो 8-10 साल में हमें जो इंडिया में जो सफलता मिली, एक्सपोर्ट से भी बड़ी सफलता हमें इंडिया में मिली है। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी है आज हमारे मतलब जो एक्सपोर्ट का ना जी 40% इसका इंडियन मार्केट से आता है बहुत बढ़िया बिजनेस में। बहुत बढ़िया। जबकि आप एक्सपोर्ट तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। हाँ। मतलब इंडियन मार्केट तो अभी आपने नया ही टारगेट करना शुरू किया है, 8-7 साल से किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बट अगर 40% बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो मतलब वेल टू डू लोग। बॉलीवुड के लोग हैं, हाँ। बहुत फेमस लोग हैं, जी सेलिब्रिटीज हैं, जी बहुत रिचेस्ट लोग हैं, जी वो बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं हमारे। जी। आपके एक आर्टिस्ट शायद शाहरुख खान से भी मिले थे। हाँ इंटरनेट पे वीडियो देखा रहा उनका, शाहरुख खान से भी मिले थे वो, गौरी खान और हाँ, उनके साथ गौरी खान के साथ पार्टनरशिप हमारे व्यूवर Collaborate किया था। शाहरुख खान के घर पे। जी। तो सर अभी फ्यूचर प्लान क्या है जयपुर के? मतलब अभी आगे क्या, यहाँ तक आ गए और काफ़ी कुछ हो चुका है, मतलब जितना एक लाइफ टाइम में जनरली लोगों से होता नहीं है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, आगे कैसे? फ्यूचर प्लान देखिए, हम B2C की तरफ, जैसे मैंने बोला कि 40% बिजनेस अभी हमारा B2C है, जी तो हम डायरेक्ट जो एंड कंज्यूमर तक है ना, हमारा ज़्यादा बिजनेस उसी की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं कि एंड कंज्यूमर है, उसको हमारे व्यूवर्स की हम लोग कहानी जी बता पाए। जी। जैसे हमारी टैगलाइन है, वी डोंट सेल कारपेट, या वी सेल फैमिली ब्लेसिंग, Family- वी सेल स्टोरीज, या वी सेल एक्सपीरियंसेस। जी तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एंड कंज्यूमर से जोड़ पाएँ, जी और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हम एंड कंज्यूमर के साथ करें। जी Very- और एंड कंज्यूमर, इंटीरियर डिजाइनर्स, हमारे व्यूवर्स सारे मिलके को क्रिएशन करें। जी जी इस दिशा में हम एक फ्यूचर जी। विजन को लेके जा रहे हैं। मैं एज ए मार्केटिंग स्टूडेंट रहा हूँ, ऑफ कॉर्पोरेट में भी जो करियर रहा वो मार्केटिंग सेल्स की फील्ड में रहा। एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो आपने ब्रांड नैरेटिव जो बनाया है जयपुर रंग्स का, वो एक्सेप्शनल है, मतलब क्वाइट लिटरली एक्सेप्शनल है। मतलब जो इमोशनल एलिमेंट उसके अंदर है, और वही है जो एक कारपेट को एक ब्रांड बना देता है। राइट। समझ रहे हो? एसेंशियली तो वो जो इमोशनल नैरेटिव है, जो कहानियाँ हैं और जो इमोशनल कनेक्ट है कस्टमर्स का, वो एक जो मियर एक नॉर्मल कारपेट को एसेंशियली एक ब्रांड बना देता है। और वो एक्सेप्शनल है। आपकी जो भी आपकी मार्केटिंग की टीम है, और आई एम श्योर कि पहले तो आपने किया होगा, वो एक्सेप्शनल है विदाउट अ डाउट। वो स्टोरीज मैंने देखी हैं, सुनी है, एंड एज ए मार्केटिंग एंथुसियास्ट मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई नो ऑफ इन करंट टाइम्स, जिसमें इमोशंस है, कंपैशन है, एम्पैथी है, जो कि सारे आपके फाउंडिंग बिलीफ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग बिलीफ है, वो सारे आपकी कम्युनिकेशन में दिखते हैं। राइट। और मतलब विदाउट अ डाउट तभी वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पहुँचा है जहाँ पहुँचा है। मतलब एक व्यूवर भी उससे उतना ही कनेक्ट करता है जितना कोई दुबई का शेख जो 1 करोड़ का कारपेट अपने घर में लगा रहा है। समझ रहे हो? दोनों की सोशल स्टेटा बिल्कुल अलग है, सोच का नज़रिया और लाइफ का एक्सपोजर बिल्कुल अलग है, कल्चरल
एलिमेंट बिल्कुल अलग है, पर दोनों उस स्टोरी से उतने ही इमोशनली कनेक्टेड है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ, याद आया मुझे कि हमारे एक कोई बहुत पैसे वाले हैं, जी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उन्होंने हमारे अपने नए घर में सारे कारपेट मनचाह के लिए, मनचाहा के लिए और उन्होंने अपने घर का नाम भी केवल मनचाह रख दिया। मनचाहा रख दिया। और अब उनके घर में जितनी भी पार्टी होती है, सगे संबंधी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो जब कोई भी पार्टी होती है, तो जब उनमें कोई चर्चा होती है, तो वो कारपेट किसने बनाया, कैसे बना, उसमें क्या इमोशंस है, जी उसी के बारे में चर्चा होती है। तो पूरा एक प्रिसेप्शन ही चेंज हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया बिल्कुल। ये जो इनोसेंस की बात कही ना आपने, वो इनोसेंस आज की सोसाइटी में कहीं मर सी गई है, मतलब बहुत कम रह गई है। तो वो उस इनोसेंस को कैसे बचाया रखा जाए, एटलीस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। आप समाज को तो एक लेवल के आगे नहीं बदल सकते, पर खुद के जीवन में इनोसेंस को कैसे बचा के रखे इंसान, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो मेरी ज़िंदगी में भी है। मुझे संभव लगता है कि मैं फिट नहीं बैठ पाता, और फिट बैठने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने आप से ट्रू नहीं रह पाता। अभी वो कैसे, मतलब क्या कर सकता है एक इंसान, एटलीस्ट खुद को तो इनोसेंट बना के रखे, बाकी तो दुनिया जैसे जहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। देखिए, मेरे भी मतलब जी मेरे पूरे जीवन में ना, जी मतलब दुनिया के सारे बिजनेसमैन यही बोलते थे कि मिस्टर चौधरी, यू आर ए वेरी गुड पर्सन, वेरी बैड बिजनेसमैन। कुछ उनको संभव लगता था कि अच्छा इंसान होना, अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा आदमी अगर अच्छा इंसान तो हो। तुम दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करते, कैसे तुम बिजनेस करोगे चलाओगे। अब मुझे ये लगता था कि बिजनेस में जहाँ पर कनिंगनेस है, जी जहाँ पर ईमानदारी नहीं है, जी जहाँ पर हार्ट से अपने बात नहीं करते, जी वो बिजनेस की कितने दिन सरवाइव करेगा। जयपुर का ब्रांड बनने लगा, मुझे भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाने लगे, तो दुनिया के इतने मैनेजमेंट गुरुज मेरे से संपर्क करने लगे कि मिस्टर चौधरी, आप जो बात बोलते हैं, इनोसेंस की जो बात बोलते हैं, दैट इन द फ्यूचर। आप अगर 2021 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में देखोगे, जी तो उसमें भी मेरे बारे में उसमें लिखा हुआ है जो पीटर ड्रकर फोरम पे मैंने बोला था जी इनोसेंस के बारे में। तो अब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारी कंपनी में भी बना रहे हैं जी कि ऐसे ही लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, दे आर सर्चिंग द पर्पस एंड मीनिंग इन देयर लाइफ, जी और जिनमें बच्चे जैसी सरलता है, जो अंदर से खाली है, मतलब, जी और उन लोगों को डेवलप कर रहे हैं। और मैं वापस एक बच्चा हो जाऊं, हाँ उस पर भी पिछले 3-4 साल से मैं काम काफ़ी अपने आप पे भी काम कर रहा हूँ कि मेरा जो बच्चा पड़ा है, मेरी जो इनोसेंस है, वो खो नहीं जाए, जी और उसमें और मैं ज़्यादा डीपर कैसे जाऊँ, और मेरे लोग ज़्यादा डीपर कैसे जाए। जी क्योंकि मेरा ये मानना है कि खुद का जो इवोल्यूशन है, वो ही आपकी बिजनेस की ग्रोथ है। जी बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि मतलब वो अपनी इनोसेंस को भी आप मेंटेन रखना चाहते हैं कि आप उसमें जाए, उसके लिए उससे मुझे याद है कि आपका एक इनिशिएटिव था कि हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग, हाँ जी, हाँ। अनलर्निंग, और आई एम श्योर कि वो काफ़ी रिक्वायर्ड है लाइफ में। अगर आपको इनोसेंस मेंटेन करनी है तो काफ़ी कुछ अनलर्निंग आपको कंटिन्यू करनी रहती है। उसके बारे में बताओ, बिकॉज जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्कूल ऑफ लर्निंग होता है, आपने बनाया स्कूल ऑफ अनलर्निंग, जो उसके बारे में बताइए आप। देखिए, जब मैंने जयपुर शुरू किया, तो जब 500 बच्चों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जी तो बिजनेस एकदम खूब तेजी से बढ़ने लगा। जी। तो मैंने पढ़े लिखे लोगों को रखा, तो मेरा पहला मौका था लोगों को हायरिंग करने का। मैंने तो गांव में काम किया था उससे पहले, जी तो बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ ही मेरा काम होता था। जी तो जब पढ़े लिखे लोगों को रखा, दे एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन, बिल्कुल उल्टा लटका दिया। आपके जो बेसिक बिलीफ सिस्टम और हाँ, जो सिद्धांत उसूल थे वो बिल्कुल एकदम, हाँ, उन्होंने पलट दिए होंगे। हाँ जी तो फिर मुझे पता चला कि नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज गेन्ड विदाउट प्रैक्टिस डेवलप्स ईगो। जी और आज के समय की जो नॉलेज ही सबसे बड़ी बाधा है। जी और ये फिर समझ में आया कि नॉलेज कैसे बाधा है, कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हो कि मैं ये जानता हूँ, जी, अपने दिमाग में आपने परसेप्शन बना रखी है। एक पहचान है। और मुझे समझ आया धीरे धीरे कि खुद की जो एक इमेज है, खुद की जो आइडेंटिटी है, जी इट इज ए फॉल्स फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, एब्सोल्युटली वेल पुट, इट इज कंप्लीटली फॉल्स। जी तो फिर हमें समझ में आया कि जब इनका जो नॉलेज है
वो ही इनकी बाधा बन चुका है, क्योंकि असली जो बिजनेस का नॉलेज तो वो तो उन लोगों के पास है जी जो प्रोसेसेस पे काम करते हैं। एग्जैक्टली भले वो बिना पढ़े लिखे नहीं है, गरीब हैं, या उनको बोलना नहीं आता, उनको दिखावा करना नहीं आता, लेकिन असली नॉलेज तो उनके पास है। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो इतने अच्छे पढ़ लिख के हैं, दे मस्ट लर्न फ्रॉम दैम। जी और तभी तो, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, जो अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के पास है, तब तक बिजनेस कैसे चलेगा। तो उसके बाद हमने हाई स्कूल ऑफ अनलर्निंग शुरू की। ठीक। और एसेंशियली जैसे आपने सही कहा कि आपके शब्दों में कहूँ तो उनके पास वो बढ़िया यूनिवर्सिटी की डिग्री हो सकती है, उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ की डिग्री है, जो आपके ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। आप ही के शब्द है, आप ही के शब्द चला रहा हूँ मैं, बाकी वो जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, जो हाथ से भी कर रहे हैं, उनके पास वहाँ से डिग्री है, और उससे बेटर कोई यूनिवर्सिटी है नहीं वहाँ से। तो अनलर्निंग, और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ का जो आपकी फिलॉसफी है, बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है ऑफ कोर्स, एंड मतलब आई डू रियलाइज कि उससे बेटर यूनिवर्सिटी है नहीं। मतलब आप दुनिया में कहीं से भी पढ़ के आ जाओ, कहीं की भी डिग्री लेके आ जाओ, पर जो वो आपको सिखा सकती है वो नहीं सिखा सकती। तो आपकी जो एजुकेशन है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ की जो आपकी डिग्री है, उसका सार बताओ कि आपने क्या सीखा है, उससे क्या सीखा, मतलब अगर उसको कंडेंस करो। देखिए, कोई भी राइट डिसीजन मेकिंग के लिए ना, जैसे आप एक मैनेजर है, आप किसी कंपनी में CEO है, जी तो आपको राइट डिसीजन मेकिंग के लिए ना, आपको उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस, जी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जी प्रोडक्ट। जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप राइट डिसीजंस कर पाओगे। जी अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप जो डिसीजंस करोगे वो उस बिजनेस को डैमेज कर देगा। तो अंडरस्टैंडिंग तभी आती है जब आदमी अपने हाथ गंदे करता है, जिसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। जी अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया है बिजनेस के लिए कि 70% लर्निंग है ना, दैट कम्स फ्रॉम द डूइंग। ट्रू। जी 20% लर्निंग पेयर टू पेयर लर्निंग होती है। आप किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, उनके साथ रह के उनसे आप सीख सकते हो। और क्लासरूम लर्निंग 10% काम करती है। ये 70% आपने सीखा फील्ड में रह राइट ना। जी, आप जब आपने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, उससे पहले आपको प्रोडक्शन प्रोसेस और वो बिल्कुल इनसाइड आउट पता था, इन अ सेंस कि आपने फील्ड में इतना काम कर लिया था कि इन वीवर्स के साथ में रह के क्वालिटी और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, वो आपको फर्स्ट हैंड पता थे, रेदर देन कि कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट MBA की डिग्री करके आया और ऊपर से उसको समझने की कोशिश करे। बहुत ही बढ़िया सर। तो इसी मतलब जो मतलब वीवर के बारे में, वीविंग के बारे में, उसके टेक्निकलिटीज के बारे में जो मुझे समझ आई शुरू में, जी क्योंकि मैंने 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। जी आज उसी की वजह से ना, आज पूरी दुनिया में हम लोग जाते, जयपुर इज द मोस्ट ग्राउंडेड कंपनी स्टिल जी ग्लोबली। जी तो तभी तो आज हम कस्टमर को इतनी सर्विस दे पाते हैं, इतना अच्छा काम कर पाते हैं, और एक नया फ्यूचर है ना हम लोग बिजनेस में क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टिल वी आर सो ग्राउंडेड। एक सर, ये जयपुर रंग्स फाउंडेशन के अंतर्गत आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ क्या है और एग्जैक्टली क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। और वो आपका बिजनेस का ही पार्ट है या वो अलग है? हाँ जी, उसकी देखिए 2004 में मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था जी कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। जी जनरली ऑल बिजनेस प्रॉब्लम्स आर पीपल प्रॉब्लम। तो उस वक्त मेरे जो 5 बच्चे अमेरिका पढ़ रहे थे, वो एक बच्चा बिजनेस ज्वाइन करने लगा, जी तो बिजनेस खूब तेजी से बढ़ने लगा। और हर साल में 3 से 4 हजार व्यूवर्स, नए व्यूवर्स और लोगों को शामिल करता था। तो मैंने सोचा कल ये प्रॉब्लम मेरे को भी आने वाली है, जी तो उससे पहले प्रॉब्लम है उसकी समाधान कर लेना जरूरी है। तो ये सोच के फिर जयपुर फाउंडेशन बनाया कि जिन आर्टिजन, जिस व्यूवर के साथ मैं काम करता हूँ, जी उनकी लाइफ को कैसे टच करूँ मैं, कैसे उनकी लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं। और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ज़रूरी है उनके माइंडसेट पे काम करना, क्योंकि गांव के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उनका माइंडसेट है। और माइंडसेट का मतलब है जो कस्टमर को चाहिए जी उसके लिए वो डिसेप्टिव हो जाए, जी जिससे उनकी इनकम बढ़े, जिससे उनकी स्किल बढ़े, कैपेबिलिटी बढ़े तो इनकम बढ़े। तो फाउंडेशन ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम बनाए जी
और उसकी वजह से आज इतना बड़ा एक नया बिजनेस मॉडल ला पाए। वो जो प्रोग्राम है वो प्राइमरी ट्रेनिंग के हैं, मतलब आप ट्रेन करते हो उनको या? हाँ, मतलब उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाया, एक्सपोजर विजिट। एक्सपोजर तो हमारे इंडिया में जितने भी जो स्टेट्स है जहाँ पर हमारे वीवर है, उन सब वीवर्स को हम लोग जयपुर लाए। ओके। और 3 दिन 4 दिन उनको जयपुर रखा, जी। पूरे जयपुर घुमाया फिराया, पूरे सप्लाई चेन दिखाई, उनके बने हुए उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है दिखाए। मतलब हमारे लिए एक ऑर्डिनरी सी चीज़ हो सकती है, पर उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो एक्सपोजर मिलना। और उसमें कम से कम 1 साल लगता है सारे व्यूवर से। जी। और एक व्यूवर से मैं खुद मिला, मतलब एक व्यूअर्स। और फिर उनको समझाया। उन्होंने जब देखा कि हमारे से भी ये गलतियां होती है, जी। और हमने देखा है कि उस एक्सपोजर विजिट के बाद में उनके माइंडसेट में इतना बड़ा चेंज आया कि कारपेट में डिफेक्ट कम हो गए, टाइमली डिलीवरी शुरू हो गई, और कस्टमर को वो एक भगवान की तरह पूजने लग गए। तो सर शायद उनको समझ में आया कि हम एक बहुत ही बड़े उसका एक हिस्सा है। राइट। मतलब अदरवाइज वो आप अपने घर में बैठ के बना रहे हो, आपको लग रहा है कि यही काम है, बस यहीं तक है, पर देन यू रियलाइज कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो सडनली एक अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आती है उनको। और जो कारपेट तो वो कितने सुंदर है, और दुनिया की कितने बड़े बड़े घरों में जा रहे हैं एग्जैक्टली वो बिकते हैं, तो उनसे उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, self-esteem भी बढ़ती है, और वो अपने काम को और सिंसियरली लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। और इसके अलावा फाउंडेशन क्या करता है कि हर साल है ना जी 1500-2000 नए व्यूवर्स तैयार करता है, जी। जिनके पास सप्लाई साइड पे स्किल नहीं है, जी उनको स्किल देते हैं। जी और कंटिन्यूअस कस्टमर की जैसे डिमांड होती है, उस तरह उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना। जी उसके अलावा उनकी हेल्थ, एजुकेशन जी और बहुत सारे प्रोग्राम, उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट, जी। उस पर फाउंडेशन काम फाउंडेशन करता है। और सरकार की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे जो फायदे हैं जो वो नहीं ले पाते हैं, जी, उन फायदों से उन सारे हमारे करेक्ट करना, आर्टिजन को कनेक्ट करना। जी बहुत बढ़िया सर। तो सर एक लाइफ टिप, मतलब आपके जीवन का सार, मतलब एसेंशियली ना गुरु मंत्र जिसको कहते हैं, तो किसी भी युवा इंसान के लिए जो अपना करियर बनाना चाह रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल ज़िंदगी जीते हुए एक अपना करियर बनाना चाह रहा है, क्या संदेश है या क्या टिप है? लव व्हाट एवर यू डू जी। एंड लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ। जी फिर आगे की यात्रा अपने आप आसान होती जाती है। जी आप अपने पैशन में जो उसी को प्रेम करो आप, जी तो वही आपका एक दिन लोकल एक दिन ग्लोबल बन जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपका बना है उस उम्मीद के साथ डेफिनेटली बन जाएगा। एंड यही, जैसा कि सर ने संदेश दिया कि अपना काम, अपने आप को प्रेम करें, अपने काम को प्रेम करें और पूरी सिंसियरिटी के साथ लगे रहें, तो डेफिनेटली जैसा कि सर ने कहा कि लोकल से ग्लोबल बन जाएगा। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया और मैं आई एम सिंसियरली थैंकफुल और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई एम श्योर कि आपका जो एक्सपीरियंसेस है, जो बातें आपने बताई, ऑडियंस के काम आएगी और आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि आप, जैसे कि अपनी पहले बात हो रही थी कि आप जैसे अपने वीडियोज़ वगैरह बनाने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल बनाइए सर। इस सोसाइटी को आज की तारीख में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज मोटिवेशनल टॉकिंग के नाम पे जो चल रहा है ना आज की तारीख में, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, पर वो पॉइंट लिटरली जहर है। राइट। तो इस समाज को, इस सोसाइटी को ना ज़रूरत है आप जैसे लोगों की जो सही दिशा में मोटिवेट करें, सही तरीके से मोटिवेट करें। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कीजिएगा सर। नहीं, आपने ये बात बताया कि मेरे को भी मोटिवेट कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना, तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।